यहाँ का वायर यहाँ का फैन का क्या हुआ? यहाँ फैन अच्छा है। क्लास ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या, एक बार बताना। यस, तो पेपर ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन पेपर्स कर रहे थे अपन, तो अपन लेने जा रहे हैं नवंबर 2020 का पेपर ले रहे हैं। होपफुली हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ आपको। हिंदी वर्जन है, चलो। क्वेश्चन देखो, कुछ कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, रिवीजन क्या बेटा, अपन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो आपके साइट पे क्वेश्चन पेपर्स है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। एक से एक व्यवसायी है उद्योगपति वाई के साथ लंबी खींचे मुकदमा लड़ रहा है अपने कानूनी अभियान का समर्थन करने के लिए। उसने एक न्यायिक अधिकारी की सेवाओं को सूचीबद्ध किया है कि वह सी को 10 लाख रुपए देगा यदि सी वाई का पक्ष नहीं लेता है। ये सी कौन है, नाम तुझे पता चल रहा है कि ये वकील है। धारा 28 लगेगी, वैधानिक कार्रवाइयों में रुकावट डालने वाले समझौते, और क्या माने जाते हैं, व्यर्थ। ठीक है, मतलब वकील को रिश्वत दे रहे हो कि मेरे विरोधी का केस मत लड़ो। लिख लो कहीं भी, यदि वकील को रिश्वत दी जाती है कि मेरे विरोधी का केस मत लड़ो, तो धारा 28 लगेगी। बिल्कुल सही बताया है, मनु ने भी सही बताया है। धारा 28 लगेगी यदि वकील को रिश्वत दी जाती है कि मेरे विरोधी का केस मत लड़ो। धारा 28 लगेगी। वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते, एक ऐसा समझौता जिसके द्वारा एक पक्षकार को पूर्णतः वाद प्रस्तुत करने से रोक दिया जाता है, या जिस समय सीमा में वह वाद प्रस्तुत कर सकता है उसे कम कर दिया जाता है, तो इसे बोला जाता है वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते, और व्यर्थ है, कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है। ठीक है, 2 अपवाद थे। एक तो विद्यमान, अगर आपके बीच में कोई भी मतभेद है तो आप क्या करोगे, पंच निर्णय द्वारा इसका सलटारा करोगे, और दूसरा भूतकालीन या भावी विवाद। ठीक है, तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम उसे कैसे सेटल करेंगे, पंचनामे द्वारा। तो पंचनामा अपवाद था, तो कर लोगे पहला क्वेश्चन। अच्छा, आप सेकंड देखो। एबीसी लिमिटेड ने 15 करोड़ मूल्य के मताधिकार वाले समतांश तथा 40 करोड़ के अपरिवर्तनशील ऋणपत्र को तो तुम लेते ही नहीं हो काउंटिंग में। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान XYZ को निर्गमित किए। इसके पश्चात कंपनी की प्रदत्त पूंजी इतनी करोड़, अपरिवर्तनशील ऋण पत्रों का मूल्य 120 करोड़ हो गया। मतलब 100 करोड़ में से 15 करोड़ किसके पास है, XYZ लिमिटेड के पास हैं। ठीक है, सिर्फ कितने हुए, 15%। कितने हुए, 15%। सहायक कंपनी, यहाँ पर करेक्शन है बेटा, ये होगा संबद्ध कंपनी। और अगर आपको थोड़ा सा इस तरीके का डाउट हो ना कि 15% है और फिर ये ऐसे पूछ रहा है हमसे सहायक कंपनी है या नहीं है, सूत्रधारी सहायक अलग होती है, ये सहायक गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगी, एसोसिएट यानी कि संबद्ध कंपनी। आप देखो इंग्लिश का वर्जन है ना इसका, इसीलिए बोलती जहां कंफ्यूजन हो ना, तुम्हारे आगे इंग्लिश का पेपर आता है। अब आप यहाँ पे देखो, इंग्लिश में आपको वर्ड आ रहा है एसोसिएट कंपनी, देखो सब्सिडरी नहीं आ रहा है। अब इसके अंदर है ना, यहाँ पे संबद्ध कंपनी मान के आंसर सॉल्व होगा, है नहीं, वैसे आंसर तो सेम ही रहता है। देखो ना तो ये संबद्ध कंपनी है, ना ही ये सहायक कंपनी है। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज ये पूछना क्या चाह रहा था, क्योंकि इंग्लिश के बाद ट्रांसलेशन हिंदी का आता है, ये पूछना संबद्ध कंपनी चाहता। तो संबद्ध कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर किसी दूसरी कंपनी का सारवान प्रभाव हो,
और सारवान प्रभाव मतलब कम से कम 20% मताधिकार पे कंट्रोल हो या फिर क्या उसके व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण हो। यही पढ़ा था, जो कि संयुक्त की दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है। याद आ रहा है? और इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी भी शामिल है। पूरी परिभाषा थी संबद्ध कंपनी, धारा 2(6), धारा 2(6। तो एसोसिएट कंपनी का है यहाँ पे क्वेश्चन, और यहाँ पे कंट्रोल सिर्फ कितना आ रहा था 15%, जबकि होना कितना चाहिए 20%, इसलिए एसोसिएट कंपनी नहीं है। नहीं, सिर्फ संबद्ध कंपनी धारा 2(6) जाएगी। वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार क्रेता सावधान रहे के सिद्धांत के कोई 4 अपवाद लिखे। ये तो लिख ही दोगे, क्रेता सावधान रहो सिद्धांत के 4 अपवाद लिखने, लिख दोगे ना? क्या क्या थे? वर्णन द्वारा, नमूने द्वारा, वर्णन एवं नमूने दोनों द्वारा, विपणन योग्यता, पेटेंट व ब्रांड नेम वाला पॉइंट था। याद आ रहा है? विक्रेता छल कपट करता है, सक्रिय रूप से तथ्यों को छिपाता है, गुणवत्ता उपयुक्तता। याद आ रही है पॉइंट? कोई भी 4 पॉइंट तुम्हें देने थे, क्योंकि वैसे भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा ही करके जाओगे। क्रेता सावधान रहे। मिथ्या वर्णन कपट को परिभाषित कीजिए और अंतर बताइए। मिथ्या वर्णन की परिभाषा देके आनी थी, और कपट की परिभाषा। कपट दिया हुआ है धारा 17 में। 5 चीजों को हम कपट में लेते थे। ऐसा कथन जिसे वह व्यक्ति स्वयं भी सत्य नहीं मानता, सक्रिय रूप से तथ्यों को छिपाना, ऐसा वचन जिसे निभाने का इरादा ना हो, कानून द्वारा कपट में घोषित हो, ऐसा कोई भी कार्य जिससे किसी दूसरे को धोखा दिया जाए। तो ये तो 5 पॉइंट धारा 17 वाले हो गए। फिर आया धारा 18। धारा 18 थी मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन यानी सकारात्मक कथन, ऐसा कथन जिसे व्यक्ति स्वयं भी सत्य मानता है परंतु वो गलत निकल जाता है। दूसरा हमने बोला था कर्तव्य भंग होना, परंतु धोखा देने का इरादा नहीं है। एक पक्षकार को हो गया लाभ और दूसरे को हो गया नुकसान। और तीसरा था अनजाने में किसी व्यक्ति को विषय वस्तु से संबंधित गलती करने के लिए प्रेरित करना। याद आ रहा है? 3 पॉइंट। तो परिभाषा देनी थी, उसके बाद दोनों के बीच में अंतर देने थे। मिथ्या वर्णन और कपट के बीच में अंतर का चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में, वहां पे इंपॉर्टेंट लगवाया है मैंने। नेक्स्ट आ रहा है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार स्वैच्छिक साझेदारी से आप क्या समझते हैं? स्वैच्छिक साझेदारी कौन सी होती थी बेटा? 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। दो शर्तें पूरी हो जाए तो स्वैच्छिक साझेदारी में लिया जाता है। समय अवधि निर्धारित नहीं है, व्यवसाय के निर्धारण का, साझेदारी के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है। ये नहीं पता फर्म कब तक चलेगी, इसे कभी भी सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है। यदि समय अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर निश्चित समय अवधि की साझेदारी को जारी रखा जाता है तो उसका प्रभाव स्वैच्छिक साझेदारी के समान होगा। याद आ रहा है? मैंने उस समय भी बताया था कि इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? देखो, साझेदार को निष्कासित करने के अधिकार का प्रयोग सद्भावना में होना चाहिए। उपयुक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। सद्भावना के 3 टेस्ट धारा 33 में तो आई शर्तें, 3 शर्तें। पहला साझेदारी संलेख में प्रावधान, दूसरा बहुमत से निकालोगे, तीसरा सदविश्वास। सदविश्वास के खुद के 3 टेस्ट थे। फर्म के हित में होना चाहिए, पूर्व सूचना दी जानी चाहिए और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये आपको ये 3 पॉइंट बताने थे। धारा ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? साझेदारी फर्म के द्वारा पंजीकरण ना कराने के क्या परिणाम होंगे? ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है पास्ट एग्जाम में। धारा 69, फर्म साझेदार फर्म पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। फर्म तृतीय पक्षकार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। तृतीय पक्षकार हमेशा वाद प्रस्तुत कर सकता है। 100 रुपए से ऊपर की राशि का समायोजन नहीं करा सकती। याद आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट आ रहा है? पंजीकरण ना कराने की दशा में साझेदारी फर्म के कौन कौन से अधिकार प्रभावित नहीं होंगे? अब नहीं होंगे बताने हैं। देखो, तृतीय पक्षकार हमेशा वाद प्रस्तुत कर सकता है। दिवाली की स्थिति में राजकीय प्रापक वाद प्रस्तुत कर सकता है। मृत्यु के में उत्तराधिकारी, वैधानिक उत्तराधिकारी वाद प्रस्तुत कर सकता है। 100 रुपए तक की राशि का समायोजन कर सकते हैं। और समापन के समय फर्म साझेदार फर्म पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। किन पे प्रभाव नहीं पड़ता वो भी पूछ लिया, पूरा आ गया ये तो। नेक्स्ट क्या आया? देखो, भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतर देना है। ठीक है। एस और आर के मध्य अनुबंध हुआ है। एस पेपर कप बनाने वाली मशीन की सुपुर्दगी आर को देगा और सुपुर्दगी के समय ही भुगतान लेगा। ठीक है।
सुपुर्दगी की तिथि पर आर ने देय राशि का भुगतान नहीं किया। निर्णय कीजिए कि क्या एस सुपुर्दगी के समय अपने वचन को निभाने के लिए बाध्य है। आपने देखो, हाँ नहीं है, ये सही है। आपका ये आंसर कहाँ से आया, प्रावधान क्या है वो बताती हूँ। व्युत्क्रम वचन के निष्पादन के नियम थे, उसका मैंने नियम कॉपी में लिखवाए थे आपको। सबसे पहला नियम है, यदि वचन ग्रहीता अपने कार्य को करने के लिए इच्छुक नहीं है, तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, तो वचनदाता को भी अपना कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। याद आ रहा है, ये वही है। यदि आपके वचन कैसे हैं, वचन जो है वो आपके ऐसे हैं जिनका निष्पादन एक के बाद एक करना है, और वचन ग्रहीता अपना कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, तो वचनदाता को भी कार्य करने की कोई जरूरत नहीं है। लिख लेना कहीं भी, व्युत्क्रम वचन के निष्पादन का पहला नियम धारा 54, उस पे केस स्टडी आई हुई है। अगर यहाँ पर वचन ग्रहीता का पैसे देने का इरादा नहीं है तो वचनदाता को भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। आर जो है उसका पैसे देने का इरादा नहीं है, तो फिर एस को भी मशीन की डिलीवरी या सुपुर्दगी देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या भुगतान नहीं किया ना इसने, ये अनुबंध अधिनियम के हिसाब से आंसर देना है। वस्तु विक्रय में हो नहीं तुम, किसके अनुसार है, अनुबंध अधिनियम। भंग तो वो पूछ ही नहीं रहा ना, वो तो सीधे क्या पूछ रहा है कि अगर ये पैसे नहीं दे रहा, एक के बाद एक ही भुगतान करना है, मतलब एक पैसा देगा और दूसरे को सुपुर्दगी करना है। वचनों का निष्पादन एक के बाद एक करना था, और वचन ग्रहीता कार्य पूरा नहीं करता तो वचनदाता को भी करने की जरूरत नहीं है। ये निष्पादन का पहला नियम है, और इसके आंसर में धारा 54 लगी हुई है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का, क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है 2-2 नंबर के। अब ये वाला देखो, ये तुम्हें आना चाहिए भाई। वाई ने जी को 30 लाख रुपए का ऋण दिया। जी देय तिथि पर ऋण का भुगतान नहीं कर पाया और ऋण हो गया समय बाधित, मतलब काल बाधित ऋण। काल बाधित होने के बाद जी वाई के साथ पूरी राशि निपटाने के लिए सहमत हो गया। क्या समय बाधित ऋण अनुबंध की स्वीकृति कानून के अंतर्गत परिवर्तनीय है? लिखित हस्ताक्षरयुक्त, याद आ रहा है? प्रतिफल वाली यूनिट नंबर 2, उसके अंदर एक टॉपिक था प्रतिफल नहीं, अनुबंध नहीं, उसके अपवाद थे। तीसरा अपवाद, काल बाधित ऋण के भुगतान का वचन। धारा 25 ब्रैकेट में 3, धारा 25 उपधारा 3 है। यदि काल बाधित ऋण के भुगतान का लिखित व हस्ताक्षर युक्त वचन दिया जाता है तो यह बिना प्रतिफल के वैध अनुबंध बनाएगा। 2 चीजें पूरी होनी चाहिए, एक तो लिखित होना चाहिए और दूसरा हस्ताक्षर युक्त। इन छोटी छोटी चीजों को बेटा दिमाग में रखना। काल बाधित ऋण पे क्वेश्चन आया हुआ है, लिखित व हस्ताक्षर युक्त वचन जो होता है वो क्या माना जाएगा, वैध वचन माना जाएगा। वैसे देखा जाए तो काल बाधित ऋण होता है अप्रवर्तनीय, अवसूली योग्य, लेकिन अगर इसको चुकाने का लिखित व हस्ताक्षर युक्त वचन दिया जाता है तो यह बिना प्रतिफल के वैध अनुबंध बनाता है। धारा 25 की उपधारा 3। धारा 51 है, ये 54 है, वो व्युत्क्रम वचन के निष्पादन की पहली जो धारा है 54 है। क्या है देख लेना बेटा, वो आई एम नॉट श्योर, वो देख लेना। धारा तो 54 है मेरे हिसाब से, मुझे तो ये याद आ रहा है, बुक से चेक कर लेना एक बार, है ना, जो भी आ रहे हैं वो देख लेना आप। व्युत्क्रम वचन के निष्पादन की पहली वाली धारा है कि यदि वचन ग्रहीता अपना कार्य नहीं कर रहा है तो वचनदाता को भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है 51 हो भाई, उसके श्योर नहीं है क्योंकि उसकी धारा मैंने आपको याद करने को बोला भी नहीं था। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 3rd पॉइंट पढ़ना बेटा, ये भी आपको आना चाहिए। देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, लॉजिक पूछ रहा है बस। ए तथा बी ने अद्वितीय वस्तुओं की, अद्वितीय वस्तु मतलब दुर्लभ वस्तु है, आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं है, रेयर कमोडिटी बोलते हैं जिसको, कि आपूर्ति का अनुबंध किया। ऐसी वस्तुएं जिनका बाजार में कोई विकल्प भी नहीं है। ए ने बी को निश्चित अद्वितीय वस्तु की आपूर्ति करने से मना कर दिया। ऐसे अनुबंध की खंडित होने की दिशा में न्यायालय द्वारा क्या निर्देश जारी किया जाएगा, बोलो? वस्तु दुर्लभ है, आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं है, हर्जाने पर्याप्त उपचार नहीं होते, तो कौन सा आदेश देता था न्यायालय? विशिष्ट निष्पादन, ये आंसर है इसका। यदि हर्जाने पर्याप्त उपचार नहीं है, वस्तु तुम्हारी विशिष्ट है, दुर्लभ है, आसानी से बाजार में उपलब्ध नहीं है, जिसका बाजार में कोई विकल्प नहीं है,
तो न्यायालय आदेश देता था, एक पक्षकार को बोलता था कि तुम्हें विशिष्ट रूप से अनुबंध को ही पूरा करना पड़ेगा, अन्य कोई विकल्प नहीं है, वही आदेश मिलेगा। विशिष्ट निष्पादन के बारे में बताना था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, वस्तु बिक्री अधिनियम के अनुसार 6 परिस्थितियों को विस्तार पूर्वक बताइए जिनमें गैर स्वामी वास्तविक क्रेता को अच्छा स्वामित्व प्रदान कर सकता है। नेमो दैट कोर नॉन हैबिट के अपवाद कोई भी 6 देने हैं। व्यापारिक एजेंट, सहस्वामी और व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रय, कब्जाधारी विक्रेता द्वारा विक्रय जबकि स्वामित्व क्रेता का है, कब्जाधारी क्रेता द्वारा विक्रय जबकि स्वामित्व विक्रेता का है, अदत्त विक्रेता द्वारा विक्रय। याद आ रहे हैं पॉइंट्स की नहीं आ रहे बताओ? गत्यावरोध या विबंधन द्वारा विक्रय, काफी सारे पॉइंट्स थे। आपको अपवाद में कोई 6 देने हैं। ये टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमो दैट कोड नॉन हैबिट पे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये तो आ जाए तो आपके लिए बोनस ही है अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। ये और कैविट एम्प्टर 2 तो यहाँ के थ्योरी क्वेश्चन है ही हैं। अच्छा ये देखो, ये तुम्हें आना चाहिए भाई। साझेदारी अधिनियम यूनिट नंबर 2 साझेदारों के अधिकार, टॉपिक तक तो मैंने पहुंचा दिया तुम्हें। साझेदारी अधिनियम यूनिट नंबर 2 साझेदारों के अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे देखने में बड़ा लग रहा है। मैसर PQRS एंड कंपनी साझेदारी फर्म, 4 साझेदार PQRS कपड़े धोने वाली मशीन के विभिन्न ब्रांडों में व्यापार करते हैं। विवाद होने के कारण P और Q ने साझेदारी फर्म को छोड़ने का निर्णय लिया। 31 जुलाई 2019 को प्रतियोगी व्यापार प्रारंभ कर दिया, ठीक है, जिसका नाम मैसर PQ एंड कंपनी रख दिया। इस दौरान R और S ने संपत्ति का प्रयोग करते हुए मैसर PQRS एंड कंपनी के नाम से व्यवसाय जारी रखा और जिसमें P और Q का भी हिस्सा है, मतलब खातों का अंतिम निपटान नहीं हुआ है। इनका अभी भी हिस्सा है, इसका मतलब खातों का अंतिम निपटान नहीं हुआ, यही हुआ ना। अब आपको बताना है, देखो 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। P और Q के प्रतियोगी व्यापार करने के अधिकार, क्या कह सकती हूँ धारा 36 आएगी। फर्म छोड़कर जाने वाले साझेदार का पहला अधिकार धारा 36, प्रतियोगी व्यापार कर सकता है और चाहे तो विज्ञापन भी दे सकता है। 3 प्रतिबंध लगेंगे। पुरानी फर्म का नाम प्रयोग नहीं करोगे, अपने आप को पुराने फर्म के साझेदार के रूप में प्रस्तुत नहीं करोगे, पुरानी फर्म के ग्राहकों को तोड़ोगे नहीं। धारा 36 फर्म छोड़ के जाने वाले साझेदार के अधिकार थे, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अधिकार धारा 37 था, एक साझेदार फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसका दूसरा अधिकार क्या था, धारा 37 में था। यदि एक व्यक्ति साझेदार नहीं रहा, साझेदारी छोड़ के जा रहा है या उसकी हो गई मृत्यु और बाकी साझेदार व्यवसाय को जारी रखते हैं खातों के अंतिम निपटान किए बिना, तो उस साझेदार के पास जो छोड़ के जा रहा है या मृत्यु के केस में उसके उत्तराधिकारी के पास 2 विकल्प आ जाते थे। पहला विकल्प क्या था, लाभ में हिस्सा ले ले। दूसरा क्या था, 6% की रेट से ब्याज ले ले, जो भी लाभदायक हो। तो वो दे के आओगे सेकेंड पॉइंट में, पढ़ के देखो। P और Q के मैसर PQRS एंड कंपनी की संपत्तियों में हिस्से का अधिकार, क्योंकि इसको इनका कैपिटल का पेमेंट हुआ नहीं है, इनका अभी भी इसमें हिस्सा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, धारा नंबर 37। तो तुम एक बार अपने माइंड में या कहीं भी नोट डाउन करते रहना, केस स्टडी किस किस पॉइंट पे पूछी जा रही है। फर्म छोड़कर जाने वाले साझेदार के 2 अधिकार थे, 36-37, उसको मिला करके केस स्टडी बनाई ICAI ने और काफी इजी केस स्टडी थी। सिंपली क्या है, थ्योरी को ही प्रैक्टिकल का रूप दिया है। थ्योरी क्वेश्चन को ही क्या किया है, केस स्टडी का रूप दिया है। अलग हो गए ना, अलग हो गए ना। अब इनका पैसा अभी भी फर्म में लगा है, P और Q का भी हिस्सा है, तो मतलब खातों का अंतिम निपटान नहीं हुआ। कर सकते ना, अलग तो हो गए ना। ये देखो यहाँ लिखा है 31 जुलाई को प्रतियोगी व्यापार आरंभ कर दिया, छोड़ने का निर्णय लिया। देखो छोड़ दिया, प्रतियोगी व्यापार शुरू कर दिया, पर इनकी कैपिटल अभी भी पुरानी फर्म में है, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो जब तक पेमेंट नहीं हुआ तब तक तो लाभ में हिस्सा दोगे या 6% की रेट से ब्याज देना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है।
कहाँ से है? वस्तु विक्रय अधिनियम यूनिट नंबर 3, वस्तु विक्रय अथवा वापसी। कुछ याद आ रहा है? पसंद आ गया तो विक्रय, वरना चीज वापस हो जाएगी। धारा नंबर 24, 3 स्थितियां थी। एक बार प्रोविजन रिवाइज कर लो ताकि करने में आसान रहे। पहला, क्रेता खुद सूचित कर दे कि मुझे वस्तु पसंद है, जैसे ही बताएगा स्वामित्व हस्तांतरित। दूसरा, वापस नहीं करता परंतु क्या करता है, वस्तु भी अपने पास रोक के रखता है। अस्वीकृति की सूचना नहीं देता परंतु वस्तु भी वापस नहीं करता, तो समय अवधि समाप्त होने पर और उचित समय अवधि समाप्त होने पर। ठीक है। फिर तीसरा क्या था, ऐसा कोई कार्य करता है जो विक्रेता के अधिकारों के असंगत है या स्वीकृति के समतुल्य है, आगे किसी और को बेच दे या किसी और के पास गिरवी रख दे, तो जैसे ही किसी और को विक्रय करेगा, बंधक करेगा, स्वामित्व का अंतरण मान लिया जाएगा। याद आ रहा है? ये तो था तुम्हारा विक्रय अथवा वापसी। एक तुमने नगद अथवा वापसी भी पढ़ा था इसके बाद, कि भाई जब तक तुम्हें स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होगा, जब तक कि मुझे भुगतान नहीं कर दोगे, वहां पे जब तक कैश में पेमेंट नहीं होता तब तक स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। याद आ रही है चीजें? ठीक है। अब देखो क्या चीज है, एक बार अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। आर जो कि 2 पहिया वाहन की मालकिन है, अपने मित्र के को विक्रय या वापसी के आधार पर वाहन सौंपा। 1 सप्ताह बीतने के बाद भी के ने ना तो वाहन वापस किया ना ही भुगतान किया। इसके बजाय उसने ऋण प्राप्त करने के लिए वाहन को ए के पास गिरवी रख दिया। यानी आर ने दिया के को विक्रय या वापसी के आधार पर, और के ने क्या किया, इसको गिरवी रख दिया है। किसके पास? ए के पास। ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, चार्ट बना लिया करो इस तरीके से। अब क्या दिया हुआ, अब आर ए से 2 पहिया वाहन वसूल करना चाहती है, क्या वह सफल होगी? क्या ये बताना है आपको? नहीं होगी। ज्यादा क्या ले सकती है? हर्जाने या मूल्य ले सकती है, जो भी है वो भी सिर्फ और सिर्फ किससे? के से ले सकती है। वस्तु बिक्री अधिनियम के अंतर्गत के प्रावधानों के संदर्भ में आर के पास क्या विकल्प है कि वो के से क्या ले सकती है, जो भी उसका 2 व्हीलर है उसकी कीमत ले सकती है। क्यों? जैसे ही के ने ए के पास गिरवी रखा, के को स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया, थर्ड कंडीशन अट्रैक्ट हो गई। ऐसा कोई कार्य किया जो स्वीकृति के समतुल्य है, विक्रय कर दिया या आगे गिरवी रख दिया, तो स्वामित्व का हस्तांतरण के को हो गया। तो भाई के को हो गया तो के को पैसे तो देने पड़ेंगे ना आर को, और जो चीज के पास है वो गिरवी भी रख सकता है ए के पास। तब ए से तो आप वस्तु वापस नहीं ले सकते, आप मूल्य ले सकते हो, कीमत ले सकते हो। किससे? के से। अब ये तो हुआ पहला पॉइंट। धारा 24 चली गई तुम्हारी वैधानिक प्रावधान में, 3 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या आपका उत्तर भिन्न होगा यदि यह स्पष्ट किया गया होता कि वाहन आर की ही संपत्ति रहेगा जब तक कीमत का भुगतान नहीं किया जाता। यह हो गया नगद विक्रय। ये नगद विक्रय है कि भाई जब तक तुम पैसे नहीं दोगी स्वामित्व तो मेरा ही रहेगा। अब इसी केस में अगर मान लो मैं चार्ट बनाऊं तो क्या है, आर ने के को दिया नगद विक्रय या वापसी, और फिर आगे इसने क्या किया, ए के पास गिरवी रख दिया। तो इस केस में अगर देखा जाए के को ही अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि इसने भुगतान नहीं किया। के को नहीं मिलेगा तो फिर ए को भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आर इस वाले केस में ए से अपना 2 व्हीलर वापस ले सकता है, ले सकता है ना। तो इस पे पूरी केस स्टडी बनाई है धारा 24 वाले पे। समझ आई चीज की नहीं है बेटा? कर लोगे ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो? धारा 24 पर है विक्रय अथवा वापसी, फिर नगद अथवा वापसी। ये विक्रय अथवा वापसी पर है और ये नीचे वाला बोलता है कि भाई नगद अथवा वापसी। ठीक है। अब देखो धारा 8 का थ्योरी क्वेश्चन, ये जो समरी के पॉइंट्स थे वो दिया ना, गैर लाभ की कंपनी है, गैर लाभ वाली कंपनी। कुछ रिवाइज करते हैं चलो। गैर लाभ की कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है? समाज सुधार, समाज कल्याण, विज्ञान, कला, वाणिज्य, साहित्य, कानून, एनवायरनमेंट, वातावरण सभी का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। अगर इसको लाभ हुआ क्या करेगी? लाभ है तो क्या करेगी? दोबारा से इन्हीं उद्देश्यों में निवेश कर देगी। क्या ये कंपनी अपने सदस्यों को लाभांश जारी कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसके नाम के पीछे क्या इसे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत है? नहीं है। परंतु इसके नाम में कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि क्लब, चैम्बर, फाउंडेशन, फेडरेशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट।
ठीक है, यहाँ पर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगेगा, फिर भी दायित्व सीमित होते हैं। केंद्र सरकार ने इसके उद्देश्य को देखते हुए इसको लाइसेंस दिया है धारा 8 कंपनी को। अगर लाइसेंस की शर्तों को पूरा नहीं करेगी, लोक नीति के विरुद्ध है, कपट के लिए बनाई गई है, केंद्र सरकार सूचना दे करके, सुनवाई का अवसर दे करके इस लाइसेंस को रद्द कर सकती है। रद्द करने पर 3 तरीके के आदेश दे सकती है, अपना स्तर परिवर्तित करो और नाम बदलो, या फिर समापन या सामान्य उद्देश्य की धारा 8 कंपनी में इसका समामेलन। यही था। और जो छूटें दी गई हैं वो सारी वापस ले ली जाएंगी। अगर भाई रद्द हुआ लाइसेंस तो इसको क्या क्या छूटें मिलती हैं? न्यूनतम संचालकों की संख्या 2 और 3 जो प्राइवेट और पब्लिक में होती है, इस पे लागू नहीं होती। स्वतंत्र संचालक की संख्या भी इस पे लागू नहीं होती। सामान्य कंपनी को सभा बुलानी है, 21 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। यह कंपनी 14 दिन पहले दे दे तो भी इसका काम चल जाएगा। इसकी सदस्य तो साझेदारी फर्म भी बन सकती है, इसको कोई भी कमिटी बनाने की जरूरत नहीं होती है। याद आ रहे हैं? इस तरीके की इसे मिलती थी छूटें। धारा 8 कंपनी, आई थिंक आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट आया इसके बाद में भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदार द्वारा किए गए गबन के लिए फर्म के दायित्वों को बारे में बताइए। धारा नंबर 27 है। धारा 27, एक साझेदार द्वारा गबन किया गया जो कि पूरी फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी यदि यह गबन व्यवसाय के सामान्य क्रम में किया गया है और साझेदार के गर्भित अधिकार क्षेत्र के भीतर रहकर किया गया है, तो पूरी की पूरी फर्म जिम्मेदार मानी जाएगी। धारा नंबर 27। नेक्स्ट क्या आ रहा है? एक कंपनी है, देखो, माइक लिमिटेड कंपनी। भारत में इसका समामेलन हुआ है, कार्यालय इसका सिंगापुर में है। आपको बताना है कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कि विदेशी कंपनी क्या होती है और क्या माइक लिमिटेड को विदेशी कंपनी माना जाएगा? हाँ या ना बोलो भाई। विदेशी कंपनी नहीं है, समामेलन भारत में हुआ है। विदेशी कंपनी की परिभाषा याद करो, धारा 242। धारा 242, विदेशी कंपनी वह कंपनी है जिसका समामेलन या निर्माण या निगमन भारत से बाहर हुआ है, व्यावसायिक स्थान भारत में भी है, व्यावसायिक गतिविधियां भारत में भी। याद आ रहा है? तो समामेलन भारत में दिया हुआ है ना, इस वजह से यह विदेशी कंपनी नहीं है। यह क्वेश्चन आया है 3 नंबर का विदेशी कंपनी पर। धारा 242। यह हमारा कंप्लीट हो गया। अब जनवरी 21 का पेपर देखते हैं बेटा। आई थिंक इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि सीधे वही आ गया ना। है इसका? कहाँ है? नहीं बेटा, इसमें तो साइट पे तो नहीं है, शायद आ गया। चलो बढ़िया है तो अपने लिए। अच्छा करो भाई ये। हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और मुझे बताओ कहाँ का टॉपिक है? कुछ क्लिक कर पा रहे हो? सार्वजनिक पदों की बिक्री, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक पदों की बिक्री, सार्वजनिक पदों की बिक्री किसमें? लोक नीति के विरुद्ध में। लोक नीति के विरुद्ध में मतलब क्या है कि आप एक सरकारी अफसर को बोल रहे हो, रिश्वत दे रहे हो कि भाई तुम अपनी पोस्ट से रिटायर हो जाओ जिससे तुम्हारी जगह मैं नियुक्त हो सकूं। इतने रुपए दूंगा, तुम अपनी पोस्ट से रिटायर हो जाओ जिससे तुम्हारी जगह मैं नियुक्त हो सकूं। तो ये आएगी सार्वजनिक पदों की बिक्री। ठीक है, लोक नीति के विरुद्ध क्या मानी जाएगी? व्यर्थ। वो वाला पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है कि इस तरीके से अगर सार्वजनिक पदों को खरीदा जाता है तो जो बंदा डिजर्व करता है वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा, और सही जगह पे नहीं पहुंच पाएगा तो नुकसान आम जनता का। लोक नीति के विरुद्ध है, क्या माना जाएगा? व्यर्थ माना जाएगा। टॉपिक क्लिक करना था, है किसका, फिर वो सार्वजनिक पदों की बिक्री वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है और उसके बाद में ये बोला जाएगा कि भाई ये लोक नीति के विरुद्ध है, सार्वजनिक पदों की बिक्री है और व्यर्थ माना जाएगा। समझ आई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा।
ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, इसी वाले पॉइंट में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सरकारी अफसर को बोलते हो इतने रुपए देंगे, अपने पद से रिटायर हो जाओ ताकि तुम्हारी जगह इस बंदे को अपॉइंट किया जा सके। उसी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटे रूप में दिया हुआ है। हाँ भाई, अभी ये तुम करो, वैसा मिलता जुलता मैंने तुम्हें कराया भाई। हाँ कर दो भाई, अभी फटाफट कर दोगे तुम लोग ये क्वेश्चन तो। 245 है, 200 तक अलाउड है। किस किस को घटा सकते हो इसमें? कर्मचारी घटा दो, एक तो 15, ठीक है, और ये भूतपूर्व कर्मचारी 20 हट जाएंगे, और अन्य में संयुक्त 10 अंशधारी हैं, तो पिता और पुत्र के नाम से अंशधारित है, तो मतलब ये 20 की जगह आएंगे 10, 10 यहाँ से हट जाएंगे। टोटल कितने हट गए? 45। 45 हटने के बाद संख्या कितनी हो गई? 200। तो 200 अलाउड है, इसलिए सदस्यों की संख्या कम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैधानिक प्रावधान में क्या दोगे? धारा 268 निजी कंपनी, धारा 268 निजी कंपनी। निजी कंपनी वह कंपनी है जिसकी न्यूनतम अंश पूंजी हो जितने की निर्धारित की जाए और जिसके अंतर नियम के अंतर्गत निम्न प्रतिबंध होते हैं। पहला, अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध होते हैं। दूसरा, अधिकतम सीमा कितनी सदस्यों की हो सकती है? 200, जिसके अंदर कर्मचारी कम सदस्य या फिर भूतपूर्व कर्मचारी कम सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा, और संयुक्त अंशधारियों को एक काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये सब पढ़ा था। तो एक बार हो सके अगर तो निजी कंपनी की परिभाषा 268 वाली अच्छे से लर्न करना, इस पे केस स्टडी आती है। हाँ भाई, वे कौन से नियम हैं जो नीलामी विक्रय को माल एवं विक्रय अधिनियम 1930 के अधीन विनियमित करते हैं? नीलामी द्वारा विक्रय, धारा नंबर 64। थ्योरी क्वेश्चन आ गया 4 नंबर का। नीलामी द्वारा विक्रय क्या होता है भाई? सार्वजनिक रूप से वस्तु बेचने का एक तरीका है। जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे वस्तु बेच दी जाएगी। नीलामी करता किसका एजेंट होता है? विक्रेता का एजेंट होता है, याद आ रहा है? ठीक है, फिर इसके नियम दिए हुए थे धारा 64 में। यदि वस्तु का विक्रय ढेरों में किया जाता है तो प्रत्येक ढेर अलग से वस्तु विक्रय की विषय वस्तु का निर्माण करेगा, मतलब प्रत्येक ढेर अलग से विक्रय का अनुबंध बनाएगा। और कब समाप्त होता था? हथौड़ा मारकर या अन्य किसी परंपरागत तरीके से। ठीक है, बोली लगाने का अधिकार विक्रेता द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। किया तो वह एक बार बोली लगा सकता है, एक से अधिक नहीं। ठीक है, यदि बोली लगाने का अधिकार संरक्षित नहीं किया फिर भी विक्रेता बोली लगाता है या अपने एजेंट के थ्रू बोली लगवाता है या नीलामी करता जानबूझ के ऐसी बोली को स्वीकार करता है तो यह वैधानिक नहीं माना जाएगा, इसे कपटमय माना जाएगा। आरक्षित मूल्य, संरक्षित मूल्य वह न्यूनतम मूल्य जिसके नीचे नीलामी द्वारा विक्रय वैध नहीं होता। दिखावटी या बनावटी बोली लगाना, खुद के आदमी बिठा देता था ऊंची बोली लगाओ जिससे वस्तु ऊंची दामों में बिक जाए, क्रेता के विकल्प पर व्यर्थनीय माना जाएगा। याद आ रहा है? धारा 64। नेक्स्ट क्या आ रहा है देखो, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति की परिभाषा बताइए। वैध स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम की विवेचना कीजिए। पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट नंबर 1। स्वीकृति वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया गया है अपनी सहमति दे दे तो प्रस्ताव स्वीकार माना जाता है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर वचन बन जाता है। धारा 2B परिभाषा हो गई। फिर उसके आवश्यक तत्व पढ़े थे, वो तो धारा 10 तो तुम्हारे अनुबंध के आवश्यक तत्व हैं। स्वीकृति वाले पॉइंट थे। स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए, निर्धारित समय अवधि में दी जानी चाहिए, स्वीकृति का संवहन आवश्यक है, सामान्यतः चुप रहना स्वीकृति नहीं है। याद आ रहा है? 8 पॉइंट थे तुम्हारे, 8 पॉइंट थे। कौन स्वीकृति दे सकता है? अगर तुम्हारा प्रस्ताव कैसा था? विशिष्ट प्रस्ताव, तो कौन दे सकता है? विशिष्ट व्यक्ति। और अगर तुम्हारा प्रस्ताव कैसा था? सामान्य प्रस्ताव, आम जनता में से कोई भी व्यक्ति। याद आ रहा है? तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर निर्धारित तरीके द्वारा दी जानी चाहिए, निर्धारित समय अवधि में दी जानी चाहिए। शब्दों द्वारा भी हो सकती है, आचरण द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, स्वीकृति के नियम पढ़े थे ना, वो देने थे। स्वीकृति वाले टॉपिक पे पूरा 7 मार्क्स का लॉन्ग आ गया यूनिट नंबर 1। स्वीकृति और उसके नियम जो थे वो पूछिए। सीमित दायित्व साझेदारी की परिस्थितियों को बताइए जिनके तहत असीमित दायित्व का सामना करना पड़ता है।
असीमित दायित्व कब हो जाते हैं? कपट की स्थिति में। तो कपट वाली स्थिति वाला पॉइंट देना है। वहां पे इंपॉर्टेंट भी लगवाया था एलएलपी पढ़ाते समय कि एक साझेदार या एलएलपी ऐसा कोई कार्य करती है जो लेनदारों को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया है, किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया है या किसी भी पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किया गया है, तो उस एलएलपी या साझेदार के दायित्व कैसे होंगे? असीमित होंगे। याद आ रहा है? उसमें था कि भाई 5 साल की जेल हो सकती है, 50,000 से 5 लाख का जुर्माना था। मैंने कहा था असीमित दायित्व होते हैं ना, वो कपट वाला मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है कि ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। ये तो लगेगी। उसके अलावा जिस पक्षकार को जो नुकसान हुआ है आपके कपट की वजह से, उसकी भी भरपाई करो। विशेष साझेदारी से आप क्या समझते हैं? हाँ भाई, विशेष साझेदारी किसी विशिष्ट कार्य उद्देश्य उपक्रम के लिए बनाई गई है। जैसे ही वो कार्य उद्देश्य या उपक्रम पूरा हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। याद आ रहा है? 2 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, पूछना चाहता है आपको, ये चीज आती है कि नहीं आती है? ऑप्शन में एक और भी है, नाम मात्र का साझेदार कौन होता है, उसके दायित्व क्या क्या? यह अपना नाम फर्म को उधारी पर देता है। इसका फर्म में कोई वास्तविक हित नहीं होता है। लाभ व हानि नहीं बांटेगा, परंतु द्वितीय पक्षकार के प्रति जिम्मेदार माना जाएगा। पूंजी निवेश नहीं करता, व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करता, लाभ हानि नहीं बांटता, फिर भी तृतीय पक्षकार के प्रति जिम्मेदार है क्योंकि इसका नाम समझौते में आता है। नाम मात्र का साझेदार। फिर आ रहा है व्यापार सभी के द्वारा या उन्हीं में से किसी के एक के द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत इस कथन की विवेचना कीजिए। क्या बताना था? पारस्परिक एजेंसी। वेरी गुड, पारस्परिक एजेंसी के बारे में बताना था। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया था क्लास में, ये वाला सी वाला देखो। अच्छा, पहले नियम एक बार रिवाइज करा दूं, फिर कर लेना इसको, है ना? नियम रिवाइज कराती हूँ। संवहन के नियम याद करो। प्रस्ताव का संवहन कब पूरा होता है? जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए। मैंने आपको प्रस्ताव दिया, मेरा प्रस्ताव पूरा कब होगा? जब बेटा ये तुम्हारी जानकारी में आ जाए। ए ने बी को प्रस्ताव दिया, ए का प्रस्ताव पूरा कब होगा? जब बी की जानकारी में आ जाए। ये हुआ प्रस्ताव का संवहन। दूसरा, स्वीकृति का संवहन। स्वीकृति का संवहन प्रस्तावक के लिए पूरा होता है जब प्रस्ताव ग्रहीता स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालता है। और प्रस्ताव ग्रहीता यानी स्वीकृता के लिए कब पूरा होगा? जब वह पत्र प्रस्तावक के पास पहुंच जाता है। इजी लैंग्वेज करूं, ए ने बी को प्रस्ताव दिया, ए के लिए स्वीकृति का संबंध पूरा होगा जब बी स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालेगा। बी के लिए पूरा होगा जब यह स्वीकृति का पत्र ए को मिल जाएगा। पहले पक्षकार के लिए पूरा होता है जब दूसरा पक्षकार स्वीकृति का पत्र पोस्ट में डालता है। दूसरे पक्षकार के लिए पूरा होता है जब स्वीकृति का पत्र पहले पक्षकार को मिल जाता है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे दिया हुआ है। और खंडन जो किया जाता है, अगर खंडन का पत्र और स्वीकृति का पत्र एक साथ मिले तो किसको वैध माना जाएगा? जो वह पहले पढ़े, विच एवर इज रेड फर्स्ट, जो पहले पढ़ा जाता है, यही है। अब पढ़ के देखो। श्री बी ने श्री एस को डाक द्वारा अपना घर 10 लाख में बेचने के लिए एक प्रस्ताव 10 अप्रैल 2020 को भेजा। यह पत्र 12 अप्रैल को एस के पास पहुंचा और 13 अप्रैल को उसने पढ़ा। अब ये बताओ, प्रस्ताव का संबंध 12 को मानोगे या 13 को मानोगे? 13 को। जब उसने पढ़ा, पहुंच गया था 12 को, लेकिन पढ़ा कब है? 13 को। हमारा नियम क्या कहता है? जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आए, और जानकारी में कब आया? 13। ठीक है, तो ये हमारा 13 तारीख को प्रस्ताव का संबंध पूरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? प्रस्ताव का संबंध कब पूरा हुआ? 13। ठीक है, अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। श्री एस 16 अप्रैल को अपनी स्वीकृति पत्र से भेजते हैं। यह पत्र श्री बी के पास 20 अप्रैल को पहुंच जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को मतलब 20 से पहले एस ने अपना विचार बदल लिया और तार भेजकर स्वीकृति का वापस ले लिया, जो कब पहुंचा है? 19। अच्छा, खंडन का तार पहुंचा 19 को और स्वीकृति का पत्र पहुंच रहा है 20 को, क्या वैध मानोगे? खंडन। कौन सा पत्र पहले पहुंचा है? खंडन वाला। तो क्या वैध होगा? खंडन वैध होगा।
सेकंड पार्ट पढ़ो, स्वीकृति की वैधता पर विचार करो। स्वीकृति वैध नहीं है क्योंकि खंडन का पत्र स्वीकृति के पत्र से पहले पहुंचा है। समझ आ गई चीज? उसे फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा पहले पहुंचा है। अगर दोनों एक समय पहुंचते हैं ना तो देखते हैं कि कौन सा पहले पढ़ा, बाकी जो पहले पहुंच गया वो तो पहले ही माना जाएगा। यूजुअल भी वैसे भी तार पहले पढ़ जाता है। ये समझ आया कि नहीं आया बताओ? अब आगे क्या बोला इन्होंने, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार आपको इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने। यदि प्रतिसंहरण का पत्र और स्वीकृति का पत्र, मतलब खंडन है इसका मतलब, खंडन का पत्र स्वीकृति का पत्र एक साथ पहुंचता तो क्या निर्णय होता? जो पहले पढ़ा जाता। और एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति पहले तार पढ़ता है, और तार पढ़ता है तो खंडन वैध है, और वरना क्या है? वैसे हम लिख के दोनों चीजें आएंगे कि जो भी पत्र पहले पढ़ा जाए। अगर खंडन का पत्र पहले पढ़ा तो खंडन वैध है, स्वीकृति का पत्र पहले पढ़ा तो स्वीकृति वैध है। कर लोगे? तुम्हें इसमें आपके वैधानिक प्रावधान में क्या देना है? वैधानिक प्रावधान हर एक पॉइंट का एक एक साथ ही आएगा। जैसे पहले पॉइंट का आंसर लिखना है तो मैं पॉइंट नंबर 1 से ही स्टार्ट करूंगी, सीधे लिखूंगी प्रस्ताव का संबंध कब पूरा होता है? जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी मिलती है। ये हो गया नियम। और फिर इसका आंसर बता दूंगी। क्या तारीख आ रही है मेरी? 13 तारीख। हाँ, ये देखो सोनूमल धातुमल वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें भी क्या होता है, जब क्वेश्चन पार्ट्स में आते हैं ना तो आंसर पार्ट्स में ही दिया जाता है। ये हाँ, ये 6 नंबर का, नहीं तथ्य नहीं लिखोगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है। हर पार्ट कितने कितने मार्क्स का हुआ बेटा? 2-2 नंबर का हुआ। तो तुम पहले सीधे फर्स्ट नंबर लिखोगे। फर्स्ट नंबर लिख करके प्रस्ताव का संबंध पूरा होता है जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए। इस मामले में उसे पत्र कब प्राप्त पड़ा है उसने? 13 अप्रैल, तो 13 अप्रैल को पूरा। ये हमारा हो गया पहला पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट क्या कहता है? स्वीकृति की वैधता पर विचार कीजिए। सेकंड पार्ट में क्या बोलोगे? सेकंड में बोलोगे कि भाई स्वीकृति का पत्र खंडन के पत्र के बाद में प्राप्त हुआ है, इसलिए स्वीकृति वैध नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर दोनों एक समय पहुंचते हैं तो नियम कहता है जो पत्र पहले पढ़ा जाए। ठीक है। यदि उसने ये वाला पत्र खंडन का पहले पढ़ा तो खंडन वैध है, और अगर स्वीकृति का पहले पढ़ा तो स्वीकृति वैध है। इस तरीके से आंसर देके आना है। हाँ, वो लिखाना चाहे तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति पहले पढ़ता है। ठीक है ना? नहीं, प्रावधान साथ ही साथ लिख रहे हैं बेटा। अपन हमने पॉइंट्स में ही आंसर दिया, 3 पॉइंट बना के ही आंसर दे रहे हैं। हम सीधे सीधे ऊपर क्या लिख के आएंगे? सिर्फ यह समस्या, दी गई समस्या, ठीक है, प्रस्ताव व स्वीकृति के संबंध पर आधारित है, तो इसकी विवेचना हम निम्न नियमों के अनुसार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 नियम देंगे, आंसर देंगे, नियम देंगे, आंसर देंगे। भाई अब अलग अलग 3 बार प्रावधान नहीं दे सकते क्योंकि 2-2 नंबर के ही तो क्वेश्चन हुए। टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का? 6 नंबर का। और बेसिकली जो आप डेट्स निकाल रहे हो उनके भी नंबर है। जो आपने 13 तारीख लिखी है उसका 1 नंबर है क्योंकि कैलकुलेट किए बेटा आपने। और 1 नंबर आपके नियम का है कि प्रस्ताव का संबंध कब पूरा होता है? जब प्रस्ताव ग्रहीता की जानकारी में आ जाए। तो वो डिवाइडेड है मार्क्स उस अकॉर्डिंग। अलग अलग धारा होती है तो बेटा धारा बता के हिसाब से लिखते है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कहता है? विक्रय अनुबंध के अंतर्गत शर्त व आश्वासन में क्या अंतर है? विवेचना कीजिए। शर्त व आश्वासन के अंतर का चार्ट बना हुआ था, 3 अंतर थे। पहला, मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक शर्त संपार्श्विक आश्वासन। अगर शर्त भंग हुई अनुबंध समाप्त कर सकते हो, माल वापसी, हट जाने, या फिर दोनों। आश्वासन भंग पे सिर्फ हट जाने। शर्त भंग को आश्वासन भंग के समान माना जा सकता है, आश्वासन भंग को शर्त भंग के समान माना नहीं जा सकता। ठीक है। कब शर्त भंग को आश्वासन भंग के समान माना जाएगा वो स्थितियां बतानी है। टोटल 4 पॉइंट धारा 13 वाले। परित्याग द्वारा, चयन द्वारा, अनुबंध विभाजन योग्य नहीं है, और वस्तु जो है वो जो है एक तरीके से स्वीकार कर ली गई है आंशिक या पूर्ण रूप से, और लास्ट में कानून द्वारा क्षमा प्रदान कर दी गई है। ये पॉइंट थे। तो अब याद रखना बेटा कहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा था, दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा टाइम हो गया है, हम आगे इसके कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। पेपर कौन सा चल रहा है वो भी देख लेना, कहीं लिख लो बेटा, है ना, याद नहीं रहेगा वरना अपन को कल। लीगल प्रोविजन में क्या जाएगा? लीगल प्रोविजन में आपको वही बताना है बेटा। देखो किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो उसका तो मैंने बता दिया ना मोनू अभी। क्या आप यही बताओगे? संबंध के नियम बताओगे उसके अंदर। तो संबंध के नियम बताने हैं, वो भी प्रस्ताव का संबंध क्या नियम आएगा पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट तो जनरल है,
दूसरा पॉइंट तो जनरल है कि भाई जो पत्र पहले पहुंचेगा वही निर्धारित करेगा स्थिति। स्वीकृति का पहले पहुंच गया तो स्वीकृति वैध, और खंडन का पहले पहुंच गया तो खंडन वैध, और दोनों एक साथ पहुंचे तो जो पहले पढ़ा जाए। दो नंबर की जो आ रही है केस, तो उसमें खाली लॉजिक ही लिख के आ रहा है। लॉजिक और आंसर, मतलब ये कारण है और ये उत्तर होगा, वहां तथ्य नहीं लिखते, नहीं लिखते। 2 नंबर में नहीं लिखोगे आप। गर्भित अधिकार की डेफिनेशन समझा दो। 1932 बेटा कल याद दिलाना, मोनू में पक्का समझा दूंगी, है ना। गर्भित अधिकार की पूरी डेफिनेशन कल ले लेते हैं, आज थोड़ा टाइम हो गया तो कल भी अपना रिवीजन वाला ही पोर्शन रहेगा। तो आप जो भी टॉपिक हो ना एक बार रिवाइज करना शुरू कर दो। जो टॉपिक मेरे से पूछना है ना, कोई भी टॉपिक लॉ में पूछ सकते हो। LLP की धारा नहीं करनी बेटा, सिर्फ जो ICI के पीछे क्वेश्चन दिए हुए ना वो कर लेना एक तो, और क्या कर लेना, और जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया है कि भाई ये आ चुका है, ये आ सकता है। जब आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया ना, मैंने लिखवाया है कंपनी की धारा है, मैं कल याद दिलाना कल लिखवा दूँ। ये प्रकार पे आती है, मुझे लिखवा दो।